जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया, मैक्सवेल सर। बात करेंगे दोस्तों, आज लास्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, यानी कि समरूपता का सिद्धांत। तो डायमेंशंस जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने लास्ट टाइम पर देखें कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होमोजिनिटी पर बढ़िया अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, कुछ इसमें PYQ है वो मैं आपको करा रहा हूं, इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन इनफ है, इन्हीं से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की। तो दोस्तों अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की तो है क्या, जरा इस चीज को समझने के लिए बस एक सिंपल सी बात समझिएगा कि दोस्तों अगर हमें दो चीजों को जोड़ना होगा, जोड़ना यानी कि ऐड करना है, फॉर एन एग्जाम्पल 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे सर 2 और 2 4 किलो किलो, 2 और 2 4 किलो। आपका तुरंत आंसर आ जाएगा कि ये तो 4 kg होता है। बात भी सही है। वहीं पर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 3 किलो प्लस 5 किलो कितना होगा, तो भी आप आंसर दे दोगे सर 3 और 5 तो 8 होता है, तो 8 किलो इसका आंसर है। ठीक है, मैं कहूं दोस्तों 5 किलो माइनस 3 किलो कितना होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे 5 में से 3 गया तो 2 किलो। किलो में ही नहीं, अगर मैं लीटर में भी बात करता हूं, 3 लीटर माइनस 1 लीटर, तो आप बोल दोगे सर आपका 2 लीटर। मैं कहूं 5 लीटर प्लस 1 लीटर, तो आंसर आपका आ जाएगा 6 लीटर। यानी कि यहां पर बहुत आसानी से आप इस चीज को कर रहे हो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में आपको दूं कि दोस्तों 5 किलो माइनस 3 लीटर, तो अब आपका आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों 5 किलोमीटर माइनस 3 लीटर, तो अब आपका आंसर क्या होगा। यार 3 लीटर नहीं, 3 किलोग्राम कह लीजिए कि 5 किलोमीटर में से 3 किलोग्राम माइनस हुआ, तो ये आपको करना संभव नहीं है, ये आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो आप यहां तक अभी समझ चुके हो। क्या समझ चुके हो कि सर किलो किलो था तो जोड़ दिया गया, सर किलो किलो था तो जोड़ दिया गया, सर किलो किलो था तो घटा भी दिया गया, सर लीटर और लीटर में थे दोनों के दोनों तो माइनस कर दिए, सर लीटर और लीटर में थे दोनों तो प्लस कर दिए। लेकिन सर यहां पर हम प्लस नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पर किलोग्राम है और यहां पर तो लीटर है। यानी कि एक तरफ किलो है और एक तरफ लीटर है, यानी कि इन दोनों की यूनिट इक्वल तो नहीं है, इन दोनों की इकाई एक तो नहीं है। जब तक इकाई सेम थी अपन बढ़िया तरीके से कर पा रहे थे सॉल्व, लेकिन जब इकाइयां बदल गई, जैसे ही यूनिट बदल गई, हम सर ना प्लस कर पा रहे हैं ना माइनस कर पा रहे हैं। भाई 5 किलोग्राम प्लस 5 किलोमीटर भी तो आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग हो गई। यानी कि अगर आपको चीजों को जोड़ना है, घटाना है, या दोस्तों जोड़ने के बाद बराबर भी करना है, तो वो आप तभी कर पा रहे हो जब आपकी इकाइयां समान हो, जब यूनिट्स सेम हो। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम राशियों को तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं अगर उनकी यूनिट्स या डायमेंशन सेम हो। तो हम यहां पे लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, दोज quantities will be added, those quantities will be added, comma subtracted and equated. Those quantities will be added, subtracted and equated if they have same units oblique dimensions। सिंपल सा फंडा है, याद रखना। या मैं इसको और अच्छे से लिख तो द क्वांटिटीज विल बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड इफ दे हैव सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। यानी कि वही राशियां जोड़ी जाती हैं, वही राशियां जोड़ी, घटाई या समान की जाती हैं
वही जोड़ी घटाई समान की जाती है जिनकी इकाई व विमीय सूत्र समान हो। तो जिनको जोड़ा घटाया जाएगा या बराबर तभी किया जाएगा जब उनकी यूनिट्स बराबर हो। क्लियर है? तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक इक्वेशन यहां पर आपके आगे लिख रहा हूं Q इक्वल टू W प्लस एक्स, मान लो ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया, तो अगर ये एक वैलिड फॉर्मूला है, अगर ये एक वैलिड इक्वेशन है, एक सही समीकरण है, तो दोस्तों जो यूनिट Q की होगी, मैं यूनिट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, वही यूनिट W की होगी, वही यूनिट W की होगी और वही यूनिट X की होगी, यानी कि बराबर करनी है इनकी यूनिट। बीच में प्लस माइनस कुछ भी सिंबल दिखा तो उन दोनों की यूनिट बराबर है, बीच में इक्वल का सिंबल दिखा तो जो भी चीज दिख रही है उनके इक्वल तभी आ पाएगा जब इनकी यूनिट बराबर है, यानी कि Q की इकाई, W की इकाई और X की इकाई समान है। ठीक है, तो समझने के लिए थोड़ा पद पर बात कर लेते हैं, मैथ्स में टर्म्स पर बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स में एक इक्वेशन बनती है किसी टर्म से। दोस्तों थोड़ा सा मैथ्स की दुनिया में चलते हैं और थोड़ा सा इक्वेशन को समझते हैं कि इक्वेशन जब भी कोई बनती है, यानी कि कोई भी जब समीकरण बनता है, जब भी कोई समीकरण बनता है तो आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, लाइक मैंने अभी यहां पर लिखा था x इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लेता हूं y प्लस जेड, इस तरीके से। तो टर्म्स की पहचान कैसे करनी है, आपको पद के बारे में पता होना चाहिए। तो पद के लिए आपको याद रखना है प्लस का साइन लगा होना चाहिए या माइनस का साइन लगा होना चाहिए या इक्वल का साइन लगा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, यानी कि ये एक इक्वेशन है और इस पे थोड़ा सा आपको बोलूं अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स बताओ दोस्तों, टर्म्स, तो आप बोलोगे सर यहां पे टर्म्स है x, ठीक है, बराबर का चिन्ह है हाँ तो y, दूसरी टर्म, और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो थर्ड है z, यानी कि यहां पर 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया लो एक क्वेश्चन ये है x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए प्लस बी, अब बताओ कितनी टर्म्स हैं? तो दोस्तों हमने देखना है क्या प्लस का साइन है, माइनस का साइन है या इक्वल का साइन है, बस ये 3 साइन होने चाहिए। तो आप देखो x के बाद इक्वल लगा है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये तो पूरा डिवाइड में है, यानी कि डिवाइड में है, यहां पर भाग दे रहा है, तो यहां पर 2 मत गिन लेना, y और a अलग अलग, ये पूरा 1 है, यानी कि ये सेकंड टर्म है, बीच में प्लस का साइन है और ये थर्ड टर्म है, यानी कि टोटल टर्म देखूं तो यहां पर 3 है, यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 3 पद यहां पर है। एक और इक्वेशन देख लेते हैं, अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखूं, मान लो x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए इंटू बी, या मैं लिखूं ऐसे y अपॉन ए इंटू बी या वाई बी अपॉन ए प्लस जेड सी अपॉन डी, इस तरीके से, प्लस ई लिख दूं, चलो यहां पर एक इक्वेशन ऐसे बना लेता हूं जनरली एक एग्जांपल में। तो बताओ भैया कितने टर्म्स हैं? तो सर एक इक्वल टू का साइन तो एक टर्म, सर यहां पर ये पूरा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई नहीं कंसिडर होता, ये पूरा एक टर्म होगा, यानी कि ये सेकेंड टर्म है, ये पूरी एक टर्म होगी, बीच में प्लस का साइन है तो थर्ड टर्म, और सर ये एक अलग है तो यहाँ पर 4 टर्म, तो टोटल जो पदों की संख्या है वो 4 है। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो? यानी कि आपको टर्म्स देखनी आ गई, टर्म्स के लिए बीच में प्लस माइनस या फिर इक्वल टू का साइन लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पद क्यों पता होने चाहिए, अभी बताता हूँ। ठीक है, z इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस सी डी, तो अब बताइए कितने टर्म्स हैं? तो 1, इक्वल का साइन आ गया, पूरा 1, 2 टर्म, फिर माइनस का साइन है और ये पूरा एक साथ, तो 3 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यहाँ पे 3 पद है, तो पद पता होने चाहिए। पद से क्या होगा ना दोस्तों, अब आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिख रहा हूं q इज इक्वल्स टू अगेन w प्लस एक्स, तो आपको पता होना चाहिए हर एक पद की इकाई समान है, हर एक टर्म की यूनिट सेम है। फिर से सुन लेना, अगर ये इक्वेशन मैंने आपके आगे ड्रॉ कर दी q इक्वल्स टू w प्लस एक्स, तो मैं बोलूं भैया यहां पर पहली टर्म कौन है? सर आप बोलोगे q, दूसरी टर्म कौन है? सर w, तीसरी टर्म कौन है? x, 3 ही तो टर्म है ना। कैसे पता? देखो इक्वल का साइन है हाँ, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं होमोजेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है हर एक
टर्म की यूनिट या डायमेंशन सेम है, यानी कि यूनिट ऑफ x या यूनिट ऑफ q, यूनिट ऑफ w और यूनिट ऑफ x बराबर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर एक टर्म की यूनिट सेम है। फिर से सुनना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होता, मैं फिर से लिख रहा हूं, q इज इक्वल्स टू w अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सर यहां पर कितनी टर्म है? तो फिर से 3 टर्म है। w अपॉन एक्स कंप्लीट एक पद बना रहा है, देखो प्लस का साइन है, हाँ है, इक्वल साइन हाँ है, तो आप लिखोगे यूनिट ऑफ q इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ पूरा w अपॉन एक्स, यानी कि जो दूसरी टर्म थी, दूसरा पद है, वही किसके बराबर है? यूनिट ऑफ y के, तभी ये इक्वेशन जोड़ी गई होगी। यानी कि आप कह सकते हो q की इकाई बराबर है w अपॉन एक्स की इकाई बराबर है y की इकाई, यानी कि हर टर्म की यूनिट सेम है दोस्तों। इस टर्म की यूनिट इस टर्म के बराबर है, इस टर्म की यूनिट इस टर्म के बराबर है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं आपको यहां पर एक इक्वेशन देता हूं एग्जांपल के तौर पे, कि आपने सभी ने पढ़ी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो। गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, तो अगर मैं गति के पहले समीकरण पर बात करूं दोस्तों, तो क्या होता है गति का पहला समीकरण? v बराबर u प्लस ए टी, जहां पे v का मतलब वेलोसिटी होता है, u का मतलब भी वेलोसिटी होता है, a का मतलब एक्सेलरेशन होता है, t का मतलब टाइम होता है। यानी कि v का मतलब वेग, u का मतलब भी वेग, a का मतलब त्वरण और t का मतलब समय। अब किसी ने बोला कि भैया ये समीकरण देखो क्या सही है, तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म ढूंढो दोस्तों, टर्म। तो एक टर्म आपको v दिख रही है, एक पद आपको u दिख रहा है, बीच में प्लस का साइन, और एक पूरा at दिख रहा है। 3 ही तो टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यानी कि कितने पद दिख गए? 1, 2 और 3। हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है? हर पद की इकाई समान होनी चाहिए भाई, यानी कि जो यूनिट v की है वही यूनिट u की होनी चाहिए और वही यूनिट at की भी होनी चाहिए। यानी कि जो v की इकाई है वही इकाई u की होगी और वही इकाई at की भी होगी। यानी कि v की इकाई u की इकाई बराबर है at की इकाई। इन तीनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, जरा बात करते हैं सबसे पहले इस वाली टर्म की। तो v क्या है? मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, तो मीटर पर सेकेंड, यही होगी मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग में विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो मीटर पर सेकेंड। u की बात करें तो सर है तो ये भी वेग, तो मीटर पर सेकेंड। चलो ये दो तो बात सच सच है कि भैया जिसकी इकाई इसकी उतनी इकाई है ना, जितनी इकाई इसकी उतनी इकाई इसकी, जो यूनिट इसकी वही यूनिट इसकी, इज इक्वल्स टू। एक ही जगह देखते हैं तो दोस्तों त्वरण होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है। तो त्वरण की जगह लगाया सर मैंने मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और सर जो टाइम था वो कह रहा है मैं तो सेकंड हूं। देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड ने सेकंड को मार डाला। तो दोस्तों आप देखोगे यहां पर बचा मीटर पर सेकंड, बराबर की जगह बराबर मीटर पर सेकंड, और बराबर की जगह बराबर मीटर पर सेकंड। तो क्या पहले पद की इकाई वही दूसरे पद की इकाई वही तीसरे पद की इकाई के बराबर है? क्या पहले टर्म की जो यूनिट आई वही दूसरी टर्म की यूनिट के बराबर है? वही तीसरी टर्म की यूनिट है। यानी कि डायमेंशन का होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड की जो यूनिट है वही इंडिविजुअली जितने भी आप राइट में लगाओगे उनके बराबर है। या फिर मैं सीधे सीधे कहूं हर एक टर्म की यूनिट इक्वल है, हर एक पद की इकाई समान है। तो वही राशियां जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं या बराबर की जाती हैं जिनकी यूनिट सेम हो। तो ये हमें छोटी सी बात ध्यान में रखनी है।
सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना। अब सर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है उस पर हम चर्चा करते हैं, पर ये बात याद रखना, कुछ नहीं करना। तो क्या स्टेप करे जाए सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका, पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपका जो चरण होना चाहिए वो सिंपल सा है कि प्लस माइनस बराबर का साइन ढूंढ ले भाई। ठीक, प्लस माइनस का साइन ढूंढ लो। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, इक्वल का साइन ढूंढो। मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही टर्म बनाती है। फिर स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा द यूनिट, यूनिट दोस्तों मैं यूनिट पर बात कर रहा हूं, ठीक है, यूनिट्स पर चर्चा कर रहा हूं। हम जब मैथ्स लगाते हैं उसमें वैल्यूज पर देखते हैं कि इधर एक्स इधर वाई है, ठीक है, वाई की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 होगा। यूनिट्स पे बात कर रहा हूं मैं, यहां पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिट्स पर बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ ईच टर्म, ठीक है, यूनिट ऑफ ईच टर्म इज इक्वल, क्या कर लो, हर एक टर्म की यूनिट को इक्वल कर लो, यानी कि प्रत्येक पद की इकाई समान कर लो। दूसरा स्टेप ये रहा कि हर एक टर्म की क्या कर लो, यूनिट्स को इक्वल 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 कर दो, ठीक है। और तीसरा स्टेप सिंपल है, जो भी पूछा है उसको निकाल लो, ठीक है ना। तो फाइंड आउट आस्क्ड क्वांटिटी, पूछी हुई राशि को निकाल लो, पूछी गई राशि को ज्ञात कर लें। तो जो भी राशि आपसे पूछी गई है उसको निकाल लो। चलो पहले देखते हैं एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो ये हमने यहां पर पद देख ली, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है जहां पे v का मतलब वेलोसिटी है, t का मतलब टाइम है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो उसने बोला a और b हमें नहीं पता क्या है, a b कोई भी आप कह सकते हो कोई निश्चित राशियां हैं, आपको उनके v में सूत्र निकालने हैं। बस उसने ये बता दिया v का मतलब वेग है और t का मतलब समय है। ठीक, क्या बोला उसने, v बराबर a प्लस बी टी, जहां v वेग है t समय है, a और b की विमा ज्ञात कीजिए, जहां a और b स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रहे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, हमने छाप दिया भाई जो दिया है, ठीक है। अब टर्म्स ढूंढ लो, तो टर्म्स ढूंढ ली। तो टर्म्स में देखो क्या है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, और एक कंप्लीट टर्म है बीटी, है ना। यही तो हमारे पास क्या है, पद है। तो पद ढूंढ लो, सबसे पहला स्टेप पद ढूंढ लो। ढूंढ लिए सर, पद ढूंढ लिए हमने, यहां पर टर्म्स ढूंढ लिए, ठीक है। तो यही था, यही हमने यहाँ पे स्टेप लिखा था कि प्लस माइनस का साइन ढूंढ लो, देख लिया, यूनिट कर दो सबकी इक्वल, यानी कि अब क्या कर दो, इन पदों को ढूंढ लिया पद, प्लस माइनस बराबर का साइन ढूंढ के, ठीक है। अब इनकी यूनिट बराबर कर दो, तो हो जाएगा यूनिट ऑफ v, यूनिट ऑफ a, अब a तो हमें पता नहीं क्या है, तो a को a छोड़ देंगे, और यूनिट ऑफ bt, इन सबको क्या कर दो, बराबर कर दो, कर दिया। क्या कर दो, v की इकाई बराबर कर दो a की इकाई के, और इसको बराबर कर दो bt के इकाई के। अब चलो दोस्तों, इसमें से वो ढूंढते हैं जिसकी इकाई अपने को पता है। तो क्वेश्चन में उसने साफ कहा v वेलोसिटी है, देखो v क्या है, वेग है। तो वेग की इकाई तो पता है सर हमें, क्या, मीटर पर सेकंड, तो लगा दिया। a नहीं पता, a की इकाई वही होगी, बराबर आगे गए, b और t का मतलब है सेकंड। सेकंड क्यों सर, b, t की इकाई देखो, t टाइम है, t उसने कहा समय है, t इज टाइम, तो t समय है, समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर ही हैं। यानी कि सर क्या किया जाएगा, कुछ नहीं दोस्तों, इन दोनों को उठा के बराबर कर दो। तो a बराबर आपने यहां लिख दिया मीटर पर सेकंड, जो पूछा है उसको निकाल लो,
और b इंटू एस भी तो मीटर पर सेकंड का, इसको छुपा दूं तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर ही हैं। हाँ सर, तो मीटर पर सेकंड बराबर b इंटू सेकेंड। चलो दोस्तों a निकालना है तो a भी निकल गया, क्या मीटर पर सेकंड। b निकालना है तो गणित कहते हैं इस s को यहाँ मल्टीप्लाई, इसको नीचे भेज दो तो ये बन जाएगा b बराबर मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। तो अगर इसका डायमेंशन देखा जाए तो ये बन जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि हमसे v में सूत्र पूछे हैं। और b का देखना है तो b का बन जाएगा मीटर के लिए l, और टाइम जब ऊपर जाएगा तो t माइनस टू। दैट्स इट, खत्म कहानी, आपका आंसर आपके पास है। था ना आसान। सबसे पहले करना क्या है, पद ढूंढ लो, फिर पदों की इकाइयां बराबर कर लो, और फिर जिसकी इकाई पता है उनको चिपकाना शुरू करो, और जो जो पूछा है वैसे वैसे लगा दो। चलो फिर से देखते हैं। Find the dimension of constant a and b in the relation p equal to b minus x square upon 80 where p is the power, x is the distance and t is the time। ठीक है, p बराबर उसने बोला b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 है। ठीक है सर, ये एक इक्वेशन दे दी, p बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया। उसने कहा a और b के डायमेंशन बताओ, बाकी p उसने बोला पावर है, पावर बोले तो शक्ति, t यहां पर टाइम है यानी कि समय है। देखो जो चीज हमें पता है वो तो हमें हेल्प करने के लिए है, और x का मतलब डिस्टेंस है यानी कि दूरी है। ये हमसे पूछा, ठीक, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो सबसे पहले आप प्लस माइनस का साइन ढूंढ लो भाई, कहां दिख रहा, कहां दिख रहा, कहां दिख रहा, कहां दिख रहा, ये मुझे इन दोनों के बीच माइनस का साइन दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना माइनस का साइन। तो ये दोनों आपस में तभी माइनस हो पा रहे होंगे, इनके बीच तभी माइनस का साइन है जब इन दोनों की यूनिट बराबर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ऐसे ढूंढने हैं माइनस का साइन तो ढूंढ लिया, और इक्वल का साइन इस पूरी एक टर्म के साथ है ना, ये तो पूरी एक टर्म बन गई। ठीक है सर, यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां से देखूं तो माइनस का साइन है यहां पर, तो ये दोनों कब माइनस हो पा रहे होंगे, ये दोनों तब माइनस हो पा रहे होंगे। देखो माइनस प्लस का साइन ढूंढना है, तो ये दोनों, और से मुझे भी कोई लेना देना नहीं, इन दोनों के बीच माइनस का साइन है ना बेटा, मतलब इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है। इनके बीच अगर माइनस का साइन है तो इसका मतलब जो b की इकाई है वही एक्स स्क्वायर की होगी, तो हम लिखेंगे b की यूनिट, अब सीधे यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि b की इकाई छोटा छोटा लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर की इकाई के बराबर है। ठीक है सर, अब b बराबर को b छोड़ दो, इसकी इकाई क्या होगी, अब x क्या है, दूरी, दूरी की इकाई होती मीटर, और मीटर का स्क्वायर हो रहा है यानी कि मीटर स्क्वायर। डायमेंशन पूछ ले कोई तो डायमेंशन को बोलते हैं l का स्क्वायर। लो दोस्तों टेंशन खत्म, b तो आ गया, b आ गया, हाँ सर b आ गया, इसको हटा रहा हूं, ठीक है b आ गया। अब सर a कैसे निकाला जाए, तो देखो कुछ मत करना, पावर की जगह लिखो पावर। अब इन दोनों की इकाइयां तो समान है दोस्तों, हम फॉर्मूला देखते हैं जब 5 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, कुछ बच रहा है ना, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना, 5 3 4 का कुछ नहीं। मैं कहूं b माइनस एक्स स्क्वायर की इकाई की बात करूं तो दोनों की इकाइयां है तो मीटर स्क्वायर, तो क्या मैं यहां पर मीटर का स्क्वायर लिख दूं, देखो बोलो भाई, यहां पर मैं मीटर का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि सर इन दोनों को माइनस करो तो वैल्यूज में हो सकता है फर्क आए, लेकिन इकाई तो क्या बचेगी, मीटर स्क्वायर। तो b माइनस एक्स स्क्वायर को हमने माइनस किया तो क्या आया, मीटर स्क्वायर। सर क्यों आया, क्योंकि जो यूनिट इसकी है वो यूनिट इसकी, और हम यूनिट निकाल रहे हैं, हम वैल्यू नहीं निकाल रहे। ये मत सोचना ये माइनस होकर मीटर कैसे आ गया, मीटर इसलिए आया दोस्तों क्योंकि इसकी भी यूनिट वही है, उसकी भी यूनिट वही है, और हम यूनिट निकाल रहे हैं, हम इकाई निकाल रहे हैं। तो जो इकाई b की थी वही एक्स स्क्वायर की थी, यानी कि दोनों की क्या थी, मीटर स्क्वायर। मैंने इसको हटा के क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। नीचे है बट्टा तो बट्टा, a की जगह a अपन को पता नहीं, और t का मतलब यहाँ पर टाइम है यानी कि सेकंड लगा दो। अब सर पावर क्या होती है, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, याद करो, कार्य बटे, पावर को यहाँ लिख देते हैं, चलो वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। कार्य के एक v में सूत्र याद कर सकते हो, कर लो, क्या होते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2, और टाइम के लिए t, तो पावर के लिए दोस्तों हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर t माइनस 3। ये पावर के डायमेंशन है। अब इनको डायमेंशन में बदलते हैं, तो देखो यहाँ तो पावर चल रही थी, अब डायमेंशन बदलते हैं, तो देखो पावर का डायमेंशन है m, पावर का v में सूत्र क्या निकाला, m l का स्क्वायर t की घात माइनस का 3 इज इक्वल्स टू मीटर का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर। a का हमें पता नहीं तो a को a छोड़ दो, और सेकंड है यानी कि t कर दो।
अब क्या निकालना है, ए निकालना है। इस ए को ऊपर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये पूरी टर्म नीचे भेज दो। यानी कि सर यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी। यही था ना, देखो यही लिखा है। सर ए निकालना है, ए को ऊपर भेज दो, तो ए यहां मल्टीप्लाई होकर चला गया, ए यहां मल्टीप्लाई होकर चला गया, और यहां क्या बचा, एल का स्क्वायर अपॉन में टी। ए की वैल्यू निकालनी है, गणित कहती है एल स्क्वायर ऐसे छोड़ो भाई, नीचे टी को टी छोड़ दो और इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में भेज दो। तो दोस्तों एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, तो ए की वैल्यू आई 1 अपॉन एम, टी की पावर -3, यहां पर -1 था तो टी की पावर -2, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा m-1, ऊपर जाएगा और टी बन जाएगा 2 में। तो लो ये ए का भी डायमेंशन आ गया और बी का भी डायमेंशन आ गया। यस मुझे पता है आप चाहते तो यहां पर ही पावर को लगाते, वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर सीखना है अभी फिलहाल, तो सीखना जरूरी है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि पावर आपने यहां पर अलग निकाला, आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते हो कि भाई अभी सीखना जरूरी है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। पावर को आपने वर्क डन अपॉन टाइम लगाया, और यहां पर m की जगह एल स्क्वायर, ए की जगह ए, टी की जगह टी लगा दिया, तो टी से टी कट गया। वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, हमारा क्या होता है, पावर होता है। w की जगह लगाया आपने एम एल का स्क्वायर टी -2, एल का स्क्वायर एज इट इज, ए की जगह ए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी कट गया, ये ऊपर गया, तो ये इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसको माइनस कर देना, तो m-1 t2। तो पहले आप सीखें, फिर उसके बाद आप जैसे मर्जी वैसे गणित लगा सकते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। अब क्या कह रहा है, ए अपॉन बी निकालो। एक रिलेशन दे दिया f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स एंड x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। उसने बोला एक समीकरण है f बराबर a रूट एक्स प्लस बी टी का स्क्वायर, जिसमें a अपॉन b की विमा निकालनी है हमें, ठीक है, जहां f बल है, x दूरी है और t समय है। चलो ठीक है, हमें सारी वैल्यू इसने दे तो रखी है, खैर लगा देते हैं f बराबर a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो दोस्तों हमें पता है भाई, पद ढूंढ लेते हैं। तो ये हमें दिख गया यूनिट, हमने पद अलग अलग कर दिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, पद अलग कर देने हैं, पद अलग कर दो, क्या कर दो सर, सारी टर्म्स अलग कर दो। f अलग कर दिया, a रूट एक्स अलग कर दिया, ये बीच में इक्वल हटाओ है, और यहाँ पे बी टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है सर, हमने पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों टर्म अलग अलग कर दी। हमें एक चीज पता है सर, टर्म की जो यूनिट होती है फिर बाद में इक्वल कर लो, तो यूनिट ऑफ f इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ a रूट एक्स इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर। आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, और वो ये कि जो हमारा वर्क का डायमेंशन होता है दोस्तों, वो होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, और फोर्स का होता है ml t माइनस 2। तो वर्क और इसके डायमेंशन याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली अपनी 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से रट्टा मरवाया हुआ है, याद रखना ना। जो यूनिट f की है वही यूनिट a रूट एक्स की है, वही यूनिट bt की है। तो यूनिट अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट न्यूटन होती है, यानी कि a रूट एक्स की भी न्यूटन होगी और bt स्क्वायर की भी न्यूटन होगी। न्यूटन का डायमेंशन देखा जाए तो क्या लिखा है, देखो mlt माइनस 2, तो mlt माइनस 2 बराबर a, रूट की जगह रूट, अब x क्या है, देखो x को ढूंढो, क्या है x क्या है, x बोला है दूरी, x का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, डायमेंशन l। b की जगह b, t का स्क्वायर, t मतलब टाइम, टाइम के लिए t का स्क्वायर लगा दो। लो दोस्तों खत्म कहानी। अब किसका निकालना है भाई, a का तो इन दोनों को बराबर कर दो, b का तो इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि mlt माइनस 2 a रूट l के बराबर भी है, mlt माइनस 2 bt स्क्वायर के बराबर भी है। सिंपल है भाई, हमने यही किया, तो हमने कर दिया यहां पर। सबसे पहले ml t माइनस 2 इज इक्वल्स टू a अंडर रूट l, और सेम टू सेम ml t माइनस 2 इज इक्वल्स टू b t का स्क्वायर है। चलो दोस्तों a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर रूट l नीचे भेज दो, जैसे ही रूट l नीचे भेज दोगे ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा m l t माइनस 2, और देखो रूट l का मतलब होता है l की पावर 1/2, है ना।
रूट का मतलब होता है घात 1/2। अब जब ये 1/2 ऊपर जाएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा ml(t-2)l-1/2। अब क्या कहती है गणित, गणित कहती है m को m छोड़ दो, t-2 को आगे लिख दो, चलो एक बार इसके ऊपर 1 है तो 1 - 1/2 कर दो भाई। तो ये बन गया तुम्हारे पास दोस्तों a का विमीय सूत्र बन जाएगा हमारे पास, a का विमीय सूत्र आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, m l -1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचता है, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो l आधा और t की पावर -2, यही बचेगा। देख लो a का डायमेंशन निकल गया। कैसे सर, ml(t-2) फोर्स का था रूट एल नीचे चला गया, रूट एल जब नीचे जाएगा तो रूट एल का मतलब होता है l की पावर 1/2, तो हमने लिख दी l की पावर 1/2। ये 1/2 ऊपर गई तो पावर -1/2 बन गई, m की जगह m, t-2 की जगह t-2, l की पावर 1 में से 1/2 गया तो 1 में से आधा गया तो आधा, बच गई हमारी वैल्यू। लो बन गया a हमारे पास आ गया, जो a अपने पास आ गया। अब b निकालते सर, तो b के लिए तो बहुत आसान है, b को b छोड़ दो, इसने नीचे भेज देने का, नीचे क्या आएगा t का स्क्वायर, तो b को b छोड़ दो दोस्तों, m की जगह m, l की जगह l, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -4, तो a भी आ गया b भी आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है a/b निकालो, तो निकाल लो, चलो m को m, l की जगह ये, b की जगह ये, यानी कि अगर a उसने बोला ऊपर रखना का तो ऊपर a रखो, नीचे b रखो, b को b रख दो, m l t की पावर -4। तो क्या कट रहा है दोस्तों, m से m उड़ रहा है, -2 पावर थी, -2 कटेंगी तो माइनस का 2 बच जाएंगी। यहां पे आया दोस्तों आपके पास l की पावर 1/2। अब देखो ये l ऊपर जाएगा तो पावर -1 लेके जाएगा, और ये t ऊपर जाएगा तो प्लस का t²। फिर से ऐड करेंगे हम इन्हें, तो 1/2 -1 t का स्क्वायर, आधा में से 1 जाएगा तो माइनस का आधा बचता है, और नीचे आता है t, ये हमारा इसका डायमेंशन बन जाएगा। तो l - 1/2 इंटू t का स्क्वायर, सॉरी यहाँ t², तो ये हमारा यहाँ पर इसका डायमेंशन बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अच्छा सर इतना बड़ा कौन करेगा, तो ठीक है, अब सुनो भाई, यहां पर हमने एक चीज लिखी कि यूनिट ऑफ f इक्वल टू यूनिट ऑफ a√x इज इक्वल टू यूनिट ऑफ bt², यानी कि मुझे एक चीज भी तो समझ आ रही है, इसको हटाओ, ये दोनों के दोनों भी तो इक्वल ही हैं, और हमें निकालना है a/b, तो मैं इतनी टेंशन लूं ही क्यों, क्या मैं यहां से सीधे ये लॉजिक नहीं निकाल सकता कि सर दूसरा मेथड ये भी तो कर सकते हैं कि आप कह रहे हो यूनिट ऑफ a√x बराबर यूनिट ऑफ bt² है, यानी कि a√x की जो इकाई है वही bt² की इकाई है। क्यों, क्योंकि भाई बराबर तो तीनों ही हो रहे हैं, यानी कि a√x बराबर bt², और मुझे निकालना है a, इस b को इसके नीचे भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t² के नीचे कौन चला जाएगा, √x। हाँ सर, अब देखो डायमेंशन निकालो, t मतलब समय, तो समय का हो जाएगा t का स्क्वायर, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, x का मतलब दूरी, और दूरी के लिए अपन के पास होता है l, तो हम लिखेंगे t का स्क्वायर अपॉन l की पावर 1/2, और जब ये l ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा, और यहाँ जाएगा t का स्क्वायर। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, सीधी सी अप्रोच है, आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो था ना आसान। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से क्या निकाल लेंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे। अदरवाइज आपको ये वाला भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, या ये तरीका भी पता होना चाहिए। a√x bt² के बराबर है, लेकिन समय आपका यही वाला बचाएगा, तो आपको यही याद रखना है कि भाई a के नीचे b भेज देंगे तो ये x नीचे आ जाएगा। हमें तो इनसे मतलब है ना, हमें इससे कोई मतलब थोड़ी है। पंगा तब था जब वो a को अलग पूछता, b को अलग पूछता। अगर वो आपसे कहता कि डायमेंशन a का बताओ, तब आपको यही वाला तरीका यूज करना था। अगर वो कहता डायमेंशन b का बताओ, तब आपको यही तरीका यूज करना था। पर उसने तो हमसे बोला a/b, जो कि आराम से निकल रहा है, तो टेंशन क्यों लेनी है इतनी। ठीक है, सिंपल सा ये तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। अब ये मैं चाहता हूं आप लोग होमवर्क करें, आंसर मैं आपका दैट फैट इसमें बता देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग होमवर्क करें और इसको मुझे कमेंट में आंसर दें। ठीक है, बहुत आसान है। v यहां पर, a यहां पर, bt यहां पर, c अपॉन d प्लस टी। तो सबसे पहले आपने देखना एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। चलो ठीक है, तो चारों टर्म में सबकी यूनिट बराबर है। पर मुझे एक चीज चमक रही है, यहां पर भी प्लस का साइन है।
यानी कि d प्लस टी, यानी कि सर मुझे यहां पर एक प्लस का साइन दिखा और डी टी से कब जुड़ेगा, जब d की यूनिट t के बराबर हो। भाई ये तभी ऐड हो रहे होंगे, ये दोनों के दोनों तभी प्लस हो रहे होंगे, ये दोनों तभी प्लस हो रहे होंगे जब इनकी इकाइयां समान हो। यानी कि मुझे इतना चमक गया, जो d की इकाई है वही t की इकाई है, जो यूनिट d की है वही यूनिट t की है, और t तो टाइम है यानी कि d भी टाइम है। ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब दोनों सेम चीज हो, ऐसे समझ लो, जब दोनों सेम चीज हो या सेम यूनिट इनकी हो। तो दोनों के दोनों कब जुड़ेंगे, जब इनकी यूनिट सेम हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम यानी कि t की यूनिट और d की यूनिट सेम है। ठीक है, तो d की यूनिट t की यूनिट सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो t भी टाइम है d भी टाइम है, तो ये टाइम बन गया, खत्म कहानी। तो c अपॉन टाइम बन गया। अब तो इसकी जगह हम टाइम लिख सकते हैं ना, टाइम बन गया। अब तो बन गया, देखो ये इसके बराबर है, तो a की यूनिट वेलोसिटी के बराबर है, bt की यूनिट भी वेलोसिटी के बराबर है, c अपॉन टाइम की यूनिट भी वेलोसिटी के बराबर है। होमवर्क में करना, मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन a और अपॉन b का निकालना है, v इज इक्वल टू a प्लस bt है, वेयर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम एंड b एंड a आर कांस्टेंट। संबंध v इज इक्वल टू a प्लस bt में विमा ज्ञात कीजिए जहां v वेग है, t समय है, a और b स्थिरांक है। तो हमें तो a अपॉन b निकालना है, a अपॉन b। तो दोस्तों फिर से देखो, हमने पद अलग कर लिए, v a bt अलग कर दिया सर, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, जो यूनिट v की है वही यूनिट a की है। हमने क्या कर लिए, सबके टर्म्स अलग कर लिए, ठीक है, बराबर कर दो भाई। v की इकाई a की इकाई bt की इकाई बराबर है। v से कोई मतलब है क्या, हमें तो a अपॉन b बोला, यानी कि a बराबर bt है। a अपॉन b निकालना, a के नीचे b भेज दो, तो क्या बच गया यहां पर, t बच गया। a अपॉन b किसके बराबर, तो a अपॉन b की यूनिट टाइम के बराबर, और लो डायमेंशन आ गया, खत्म कहानी। आसान है ना, सिंपल सा तरीका। ये भी आप मुझे होमवर्क में बताएंगे करके, कुछ तो होमवर्क भी करोगे दोस्तों। a इंटू बी निकालना, e का मतलब एनर्जी है, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। देखो कितना आसान है, b और एक्स स्क्वायर में माइनस का साइन है, माइनस का साइन तभी होगा जब दोनों की इकाइयां समान है। x यहाँ पर दूरी है, तो b की कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर आ जाएगी। सिंपल है ना, b माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है, दूरी, तो इन दोनों के बीच माइनस का साइन है, यानी कि जो x की इकाई है वही x स्क्वायर की इकाई है वही b की है, जो x स्क्वायर की इकाई है वही b की है, तो b बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, खत्म कहानी। अब E एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह मैंने एल स्क्वायर लिख दिया, इसको हटा के मैं एल स्क्वायर लिख दिया, नीचे है a इंटू टी यानी कि a इंटू टाइम। अब एनर्जी होती है वर्क, वर्क का मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, एल का स्क्वायर यहाँ छापो, ए टी छापो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मार दो, टी गया ऊपर तो ए गया ऊपर, तो ये बन जाएगा, या मैं इसको टी को ऊपर भेजता हूँ, चलो, तो टी गया ऊपर तो बन जाएगा एम टी माइनस वन बराबर वन अपॉन ए। और जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो a ऊपर, ये बन जाएगा m माइनस वन, इसकी पावर माइनस कर देना, इसको प्लस कर देना, लो खत्म कहानी। तो m माइनस वन और t इसका आंसर है। सिंपल है, आराम से आप इसको कर सकते हो, होमवर्क में करके देखें, मैंने आपको बता ही दिया है। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब कार्य, कार्य की इकाई होती है जूल, और जूल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क, आप समझ लीजिए, करना कैसे मैंने बता दिया। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, PYQ का भी ये पार्ट है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b। तो पहले ये क्वेश्चन a और b के पहले डायमेंशन पूछता था, अब ये क्वेश्चन आ गया कि a इंटू बी निकालो, a अपॉन b निकालो, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, पर प्रॉब्लम कहां पे आती है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन सुनी है नहीं, ये आर और टी में फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये वंडरवाल का समीकरण है, जहां पे P का मतलब प्रेशर होता है दोस्तों, प्रेशर यानी कि दाब, दाब होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, सीधी बात। तो फोर्स मतलब होता है m एल टी माइनस टू, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है एल स्क्वायर। गया, तो लो दाब का डायमेंशन मैंने यहां पर लिख दिया है काम बनाने के लिए, एल ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, रट्टा नहीं मानना, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हमसे पूछा है ए और बी के डायमेंशन निकालो, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, देखो दोनों के बीच में प्लस का साइन, हाँ सर, मुझे यहां पर दोनों के बीच में माइनस का साइन दिख रहा है, हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो v है वही b के बराबर होगा, यानी कि v की यूनिट b की यूनिट के बराबर है। वॉल्यूम है v होता है वॉल्यूम, आयतन, तो आयतन होता है दोस्तों मीटर का क्यूब, b बराबर, और अगर डायमेंशन निकालूं तो l का क्यूब, लो खत्म, b आ गया आंसर, b मेरा आ गया। सर a कैसे निकालना है, तो देखो प्रेशर और a अपॉन v स्क्वायर,
मैं क्या कह सकता हूं, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, हाँ, यानी कि यूनिट जो P की है वही यूनिट A/V² की है, यानी कि जो P की इकाई है वही A/V² की इकाई है। तो दोस्तों P की V में सूत्र निकाल देते हैं, तो ml-1t-2 है ये हमारे पास, A की जगह A, और वॉल्यूम कितना होता है L का क्यूब। अब एक बार V था तो L की घात 3, लेकिन इसकी पावर तो 2 है, तो 2 लगाने का। अब क्या किया जाए, तो हो गया सॉल्व। बस अब क्या करना है, देखो ml-1t-2 बराबर A/L की पावर 6 बन गया ना। 6 देखो पावर मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, 3 दूनी 6। अब ये 6 गया उधर, A वहीं छूट गया, ये 6 गया इधर, तो ml-1t-2 L की पावर 6। तो A बराबर हमने लिख दिया ml, 6 में से 1 गया 5, t-2। लो भैया A भी आ गया, और B तो हमने निकाल ही दिया था कितना, L3, ये भी आ गया। अब ये A/B बोले तो L3 से L² काट लेना, ml²t-2 बन जाएगा। ये A इंटू B बोले तो ml 5 और 3 8 कर देना, ml की पावर 8 t-2 कर देना। अगर ये यूं पूछ दे कि A/B करने के बाद हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन मिले, हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के विमीय सूत्र मिले, तो आओ करके देखो। A की जगह लगाओ m, L की पावर 5 t-2, नीचे है L का क्यूब, क्यूब से मर गया तो L का स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों ml² t-2 याद करो, हमें मिला है वर्क, ये वर्क का होता है या एनर्जी का। ऑप्शन में ध्यान से सुनना, या तो कार्य लिखा होगा या ऊर्जा लिखी होगी, यानी कि इन दोनों को भाग देने पर हमें ऊर्जा के विमीय सूत्र मिलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर रहना है हर एक कॉन्सेप्ट पे। आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भैया जो पद है इन पदों को ही देख के हमें चलना है, कि जो भी यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, वही यूनिट इसकी होगी, तभी ये प्लस माइनस और बराबर किए जा सकते हैं, यानी कि घटाए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, और समान तभी होंगे जब इकाइयां समान हो। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो दोस्तों यहां पर हमारा डायमेंशन का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन पर जाएंगे, यानी कि 1D मोशन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट हम फटाफट लेके चलेंगे। क्वेश्चंस हमें बहुत सारे करने हैं, जैसे हमने इस क्लास में जितने क्वेश्चन कराए हैं इतने प्रैक्टिस कर लेना। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल तो अब आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी से काम बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, माइट भी क्वेश्चन अलग आए पर कॉन्सेप्ट इज द सेम, कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। तो मिलता हूं अब नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन, सरल रेखा में गति। चलिए दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर जरूरी हैं, और ऑब्वियसली शेयर करोगे तो तभी मजा भी आता है, हमें भी मजा आता है वीडियो बनाने में, और आप लोगों को भी मजा आएगा कि हाँ यार सर के पास अब लाइव भी क्लासेस चलने लगी हैं, पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप फटाफट से लाइव क्लास अगर चाहते हैं तो फटाफट से इन व्यूज को थोड़ा सा, या वीडियो लाइक को आप कहें तो बढ़ा सकते हैं, शेयर करें वीडियोस को, ताकि इससे एक मोटिवेशन मुझे भी आए कि हाँ लाइव आऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, कनेक्ट कर सकूं, क्लास और इंगेजिंग हो, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।